नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मारिका ठाकुर और शुरुआत कच्चा चिट्ठा की आज इस खबर से करने जा रहे हैं क्योंकि ईरान की तरफ से अमेरिका को खून से सना एक पोस्टर भेजा गया है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन इससे पहले ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को खून से सना हुआ एक पोस्टर भेजा गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर ट्रंप ने ट्रिगर दबाया तो उसके 10,000 सैनिक पहले जवाबी हमले में मारे जाएंगे। ईरान की तरफ बढ़ती जा रही है ट्रंप की सबसे खतरनाक वॉर मशीन। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की लहरों को काटते हुए अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप ओमान की खाड़ी के बहुत करीब है और इसके टारगेट पर है ईरान। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के वॉर रूम में ट्रंप के कैरियर की लोकेशन बार बार अपडेट की जा रही है और यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर को खत्म करने की कसम खा ली है, क्योंकि अली खामनेई की तरफ से ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। तेहरान के सबसे बड़े चौराहों में से एक मैदान इनकलाब पर ये पोस्टर देखिए। पोस्टर ईरान की राजधानी में लगा है, लेकिन मैसेज अमेरिका के व्हाइट हाउस को दिया गया है। ये पोस्टर अमेरिका के झंडे की शक्ल में डिजाइन किया गया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर खड़े विमानों को तबाह हालत में दिखाया गया है और फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लहरों में लाल रंग बह रहा है, यानी अमेरिकी नौसेना का खून बह रहा है। पोस्टर पर फारसी और अंग्रेजी में लिखा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ईरान बता रहा है कि ट्रंप को ईरान पर हमला करने की गलती बहुत भारी पड़ेगी। अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप ईरान को तबाह करने के लिए लाया जा रहा है। इसका इरादा डोनाल्ड ट्रंप बार बार जाहिर कर रहे हैं। خصوص اینکه کشتی فرستادن برای جنگ احتمالی، من خودم شخصا فکر میکنم این به خاطر احساس خطر خودشون بوده، چون ایران همیشه گفته مواضعی که اونا دارن تو سمت خاورمیانه رو بمباران خواهد کرد و من خودم به عنوان یه شهروند نمیگم موافق چیزی هستم یا مخالف چیزی، فکر میکنم حقمون از این موضوع دفاع کنیم. آمریکا کرده ما رو فقط در حد حرفه، چون اینا تو جنگ 12 روزه کل قدرت ما رو دیدن. هر تهدیدی بخوام بکنن، هر پاسخی ما بی جواب نمیذاریم. بدون شک سریع ایران پاسخ میده. ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बड़े हथियार तैनात किए हैं, उनमें ऐसे वेपन सिस्टम शामिल हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी से तैयार करके बनाए गए हैं। अमेरिका ने अपने 3 बड़े हथियार पश्चिम एशिया को कंट्रोल करने के लिए तैनात किए हैं। इनमें सबसे खास है B-2 बम वर्षक विमान। यह स्टेल्थ बम वर्षक ईरान पर हमले के इरादे से डियोगो गार्सिया से ऑपरेट कर रहा है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड और पैट्रियट, जो खाड़ी में तैनात है और इसका मकसद है ईरान की मिसाइलों को रोकना। तीसरे नंबर पर है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और उसका पूरा बैटल ग्रुप। You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. I'd rather not see anything happen, but we're watching them very closely. ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने जो बैटल ग्रुप तैनात किया है, उसमें क्या क्या है, अब उसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि ये दुनिया के सबसे आक्रामक ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए सबसे कमजोर कड़ी भी साबित हो सकता है। एक बैटल ग्रुप
जिसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोंदेरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लेक बर्फ क्लास की 3 से 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी होती है। लेकिन ये बड़ी ताकत ट्रंप की बड़ी कमजोरी भी बन सकती है, क्योंकि ईरान के पास वो ताकत है जो अमेरिका की इस तबाही मशीन को राख में बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप की कुर्सी तक हिल सकती है। ईरान बार बार बता रहा है कि वो खाड़ी में अमेरिकी अड्डों के अलावा उसकी नौसेना को भी टारगेट करेगा। هموطن خودمون و کشور خودمون رو به کشور بیگانه بفروشیم. حالا شاید ما یه سری مشکلات اقتصادی داشته باشیم و روزامون رو واقعا به سختی بگذرونیم، ولی هیچ وقت نمیایم کشور خودمون رو به کشور بیگانه بفروشیم. به واسطه موقعیت خاص و ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران در منطقه داره و گلوگاه انرژی به نوعی انرژی جهان در دست جمهوری اسلامی ایران هست و علل خصوص موضوع تنگی هرمز و بحث انرژی، قطعاً دشمن حساب کتاب خواهد کرد و خواهد دید که دستاوردهایی که در نبرد احتمالی خواهد داشت با چیزهایی که از دست میده قابل قیاس نخواهد بود. من پیش بینیم این هست که فقط این شاخشونه کشیدن هست و جنگ اتفاق نخواهد افتاد. ट्रंप के कैरियर से पहला जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट टेक ऑफ करता है। दूसरा जेट भी हमले के लिए उड़ान भरता है। फिर हथियारों से लैस तीसरा जेट भी रफ्तार भरता है। चौथा जेट भी 300 फीट लंबे रनवे से उड़ान भरता है। पांचवा जेट भी इसी रफ्तार से आसमान की तरफ बढ़ता है। छठे जेट की स्पीड और भी तेज है। इसका टारगेट भी ईरान है। फिर करीब से 7वें सुपर हॉर्नेट का टेक ऑफ। 8वां जेट भी इसी अंदाज में ऑपरेशन शुरू करता है। 9वें और 10वें जेट का वीडियो सामने से रिकॉर्ड किया जाता है। ये समंदर में ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका को महारत हासिल है। ऐसे सुपर कैरियर्स के साथ वो वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान के बाद अब ईरान को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। पर सवाल ये है कि क्या वो इसमें कामयाब होगा या फिर अमेरिका एक बड़े ट्रैप में फंस चुका है। ببینید یه سریاش که بود روانیه، دوست دارم با فکر و ذکر مردم بازی کنن، چون خیلی بارا اینو گفته و هیچ عکس‌العملی نشون نداده، هیچ عملی هم ازش ندیده. قطعاً یه اقدام برای حمله است، حالا یه تهدیدی برای حمله است در است و خب چون مثلا یه ناو جنگی رو الکی هیچ وقت اعزام نمی‌کنن، مثلا موقعی که ناو گروهه، فقط یه ناو، بس یه ناو نیست، حداقل 10 تا 20 تا کشتی हैं। दिसंबर में ही युद्धाभ्यास करके ईरान ने बताया है कि उसकी मिसाइल पावर जवाबी हमले के लिए तैयार है। इस वार्निंग के जरिए ईरान जून में हुए युद्ध की याद भी दिला रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जनरल दावा कर रहे हैं कि इस बार युद्ध हुआ तो नई तरह की मिसाइल से हमला होगा। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज ज्यादा होगी ताकि वो दुश्मनों को लंबी दूरी तक तबाह कर पाए, जिसका पेलोड यानी वॉरहेड ज्यादा बड़ा और हाहाकार मचाने वाला होगा, जो स्टेल्थ होगी यानी उसको ट्रैक और इंटरसेप्ट करना यानी उसे मार गिराना भी मुश्किल होगा। ईरान के कमांडर दावा कर रहे हैं कि उसका नया मिसाइल जखीरा इतना खतरनाक होगा कि इजराइल को सरेंडर करने में 12 दिन का वक्त नहीं लगेगा। ईरान इस बार ऐसा जवाब देगा कि इजराइल 12 घंटे के अंदर ही सरेंडर कर देगा, यानी 12 दिन नहीं 12 घंटे वाली वार्निंग ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी जानते हैं कि इस वक्त खामेनेई का इरादा क्या है और अगर ईरान पर हमला किया तो काउंटर अटैक किस लेवल का होगा। इसीलिए इजराइल में भी अब ईरान के मिसाइल पावर को लेकर सायरन बजना शुरू हो गया है। इजराइल की सेना ने ईरान की मिसाइल पावर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है।
ये ऐसा दावा है जिसके बारे में पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहा है इजराइल। इजरायली सेना के एक बड़े कमांडर ने इजरायली संसद को बताया कि ईरान ने जून में हुए युद्ध के बाद अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी मिसाइल ज्यादा रेंज की भी है, बड़े वॉरहेड से भी लैस है और उनको रोकना पहले जैसा आसान नहीं होगा। इजरायली सेना ने कहा है कि इस बात को नेतन्याहू सरकार बहुत गंभीरता से ले रही है। इजराइल के साथ अमेरिकी बेड़े को डराने के लिए खामनेई की वार्निंग ऐसे वक्त में आई है जब ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में अपनी ताकत दिखाई है। ईरान ने यहां युद्धाभ्यास में क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन अटैक को भी आजमाया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फारस की खाड़ी में जब से ये युद्धाभ्यास किया, उसके दुश्मन चौकन्ने हो गए हैं। ईरान के पास एक मजबूत एंटी शिप वाली मिसाइल पावर भी है और यही इसे एक बेहद खास समुद्री इलाके में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बना देती है। अब ईरान की नौसेना के कमांडर बता रहे हैं कि समुद्री इलाके पर दबदबा कायम रखने के लिए उसकी नई मिसाइल बिल्कुल तैयार है। یعنی به طول خلیج فارس یعنی در واقع بیش از طول خلیج فارس بیش از طول خلیج فارس. حالا برن تحقیق کنن چقدر خلیج فارس طوله. یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم. شما خلیج فارس 1375 کیلومتر بیش از طول خلیج فارس. ما این موشک رو الحمدلله در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم. این موشک قابلیت‌های منحصر به فردی داره، قادر هست بعد از شلیک فرمان پذیره، فرمان میگیره. ईरान से युद्ध हुआ तो टक्कर बहुत खतरनाक होगी। इस बात का एहसास तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को है। वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान ने पलटवार किया तो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड्डे जलेंगे और इजराइल के शहर भी ईरान की मिसाइलों से बच नहीं पाएंगे। और दुनिया के सबसे बड़े वॉर जोन यूक्रेन को लेकर ऐसी खबर है जिसने ज़ेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसका दी है। एक हफ्ते के अंदर रूस ने यूक्रेन के ऊपर 3000 से ज्यादा हमले किए हैं। अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं क्योंकि -10 डिग्री तापमान में पुतिन के हमलों ने ज़ेलेंस्की की सभी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। The Russians will not win this war. They didn't win. They will not. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. जब दुनिया वेनेजुएला में ट्रंप का तांडव देख रही थी, राष्ट्रपति मादुरो को अगवा करने वाला ऑपरेशन देख रही थी, जब दुनिया यूरोप को हराने के लिए ट्रंप का नेटो ब्रेक प्लान देख रही थी, ग्रीनलैंड को -10 डिग्री में गुस्से से उबलता हुआ देख रही थी, जब दुनिया ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू के युद्ध का बंद आंखों से इंतजार कर रही थी, परमाणु कैरियर ईरान की तरफ बढ़ता जा रहा था। ट्रंप के खौफ में दुनिया इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन तेहरान देख रही थी। तभी पुतिन ने किया यूक्रेन पर ऐसा खतरनाक हमला कि ज़ेलेंस्की को भी समझ आ गया कि अब उनकी राजधानी में 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, बल्कि कीव में ऐसा युद्ध होने वाला है जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तो सामने नजर आ रही है। 4 लाख का आंकड़ा कैसे सामने आया है? इसे बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन पर ऐसे वक्त निर्णायक हमला किया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को अपने युद्ध में उलझा कर रख दिया है।
यूक्रेन की ग्राउंड रिपोर्ट में ज़ेलेंस्की को डराने वाली ऐसी खबर है जिसने पुतिन का हौसला और बढ़ा दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 15% मकानों को गर्म रखने के लिए संसाधन खत्म हो चुके हैं, या यूं कहें कि कीव में तापमान -10 डिग्री से भी नीचे जा रहा है। तब वहां की 15% आबादी पर ठंड वाला बम फट चुका है। कीव में इन मकानों में रहने वाले करीब 4 लाख लोग मौत का सामना कर रहे हैं। 4 लाख लोग अगर रूस के धमाकों से बच भी गए तो ये कहर ढाती सर्दी और बर्फबारी इन 4 लाख लोगों को खत्म कर देगी। यही ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा डर है। वो युद्ध खत्म करने के लिए यूरोप से लेकर अमेरिका तक दौड़ लगा चुके हैं, लेकिन ताजा कोशिशों के बावजूद पुतिन को रोकने वाली कोई तरकीब काम नहीं आ रही है। यूक्रेन की राजधानी में 1676 रिहायशी इमारतों में इस वक्त हीटिंग वाली सुविधा या तो खत्म हो चुकी है या अब वहां मकानों को गर्म करने का जरिया खत्म हो चुका है। यूक्रेन में सर्दियों के दौरान 60% घरों को सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम के जरिए गर्म रखा जाता है। इसके लिए प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ऐसे सिस्टम को चलाने वाले पूरे सेटअप पर रूस ने लगातार बमबारी की है, जिसकी वजह से यूक्रेन में बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रात में भी बिजली गुल रहती है। इसे यूक्रेन के खिलाफ पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 1700 ड्रोन से हमला किया है। एक हफ्ते के अंदर रूस ने 1380 बमों से हमला किया है और इस दौरान 69 मिसाइल यूक्रेन पर दागी है। ये ज़ेलेंस्की का दावा है, जिसके बारे में वो बार बार यूरोप और नेटो से शिकायत भी कर रहे हैं। कीव के लोगों का हौसला कायम रहे, रूस का खौफ न पसर जाए, इसके लिए यहाँ के लोगों की कोशिश देखिए। आसपास अंधेरा है, लेकिन यहाँ जैसे पार्टी चल रही है। एक वॉलीबॉल कोर्ट को डांस फ्लोर बना दिया गया और यहाँ करीब 200 लोग जमा होकर जैसे जश्न मना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके घर अंधेरे में डूबे हुए हैं, क्योंकि रूस की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने वहाँ की बत्ती गुल कर दी है। Наших сусідів, наших друзів, щоб трошечки погрітися біля мангалу, посмажити трошки м'яса, вугілля. І так вийшло, що ми думали, що буде 15 людей, а прийшло в 10 разів більше. Було 150 людей. इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है, लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले ही यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले। पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिसमें पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के लिए रहम की कोई जगह नहीं बची। इस ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं, ताकि रूस के ऐसे ठिकानों पर जवाब दे सकें जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। Передусім, це двосторонні гарантії безпеки з Сполученими Штатами Америки. Документ готовий на 100%. Ми очікуємо від партнерів готовності дати і місця, коли ми його підпишемо. А потім документ буде йти в ратифікацію в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український парламент, згідно наших домовленостей. Другі гарантії безпеки для України – це європейські гарантії безпеки, це коаліція охочих. ज़ेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ना सही तो यूरोप ही सही, यूरोप के कई देशों ने अपने हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब यूरोप ने यूक्रेन को कांटेदार हथियार सप्लाई करने की तैयारी कर ली है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं
कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इसमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रोन सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन में फौज